सो स्टूडेंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स हो गया फ्रांस में, और फ्रांस को पढ़ते पता नहीं ऐसा लग रहा है कि हम पेरिस पहुंच गए हैं और एफिल टावर को देख रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं रेवोल्यूशनरी वॉर्स की। रिवॉल्यूशन हुआ तो रिवॉल्यूशन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के साथ ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ऐसा कहते हैं ना। तो पार्टी शुरू हुई है यानी कि अभी तो रेवोल्यूशन शुरू हुई है। तो रिवॉल्यूशनरी वॉर्स में क्या हुआ? जो बेस्टील वाला जो एपिसोड हुआ, जो आपने देखा कि लोगों को ब्रेड नहीं मिली, लोग बेस्टील जो आउटब्रेक हुआ, पेरिस की सड़कों पर लोग आ गए। उसके बाद ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, और लुइस 16 जो थे उनको भी लगा कि चलो मुझे झुक जाना चाहिए, वो मान गए, लिमिटेड मोनार्की हो गई। पर उसके बाद भी अभी लुइस 16 के दिमाग का कीड़ा अभी गया नहीं था। कहते ना, मैं राजा हूँ भाई, राजा, मेरा कौन बजाएगा बाजा, तो राजा राजा ही रहेगा, ऐसा उसने सोचा। और उसने क्या किया, लुइस 16 ने एक चाल चली, चाल जोरदार, जैसे हिंदी फिल्मों में नहीं पीछे पीछे चाल चलते रहते हैं, तो वैसे उसने क्या किया कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन तो किया, पर दूसरे दो नेबरिंग कंट्रीज के साथ में, नेबरिंग नेशन के साथ में सीक्रेट नेगोशिएशन कर दिया। सीक्रेट नेगोशिएशन, अगर आपने पानीपत मूवी देखी हो तो नहीं देखी, देखना किस तरीके से वो इधर तो उसको साथ देता है और सदाशिव को, मराठास को, और पीछे ही पीछे जो है वो अब्दाली के साथ भी एक जो है नेगोशिएशन साइन कर देता। एनीवे, नहीं भी देखो पिक्चर तो वैसे फ्लॉप मूवी थी, देख के क्या करोगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, रेवोल्यूशन की बात करते हैं। लुइस 16 ने क्या किया कि प्रशिया एक नेबरिंग कंट्री थी, और एक ऑस्ट्रिया के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको कि सुंदर सुंदर बाग, फूल, इतना ब्यूटीफुल, और जब जिसको देख के कश्मीर की याद आ जाए, तो वहाँ वो फूल देखने तो नहीं गया वहाँ के, पर वहाँ के जो किंग थे, वहाँ के जो राजा थे प्रशिया और ऑस्ट्रिया के, उनके साथ उसने एग्रीमेंट साइन कर लिया, नेगोशिएशन कर लिया। और क्या नेगोशिएशन किया कि देखो मेरा जो है, मेरा जो डोमिनेंस है, मेरी जो मोनार्की है, उसको लिमिटेड किया जा रहा है, तो इन लोगों को ख़त्म करना है, इन डेमोक्रेसी वाले, कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोगों को। मुझे अपनी मोनार्की वापस चाहिए, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, मेरे हाथ मुझे वापस दे दे ठाकुर, इतना मुझे मेरी मोनार्की वापस दिला दो। तो क्या हुआ, फ्रांस में अभी भी सिचुएशन टेंस रही, क्योंकि लुइस 16 ने सीक्रेट नेगोशिएशन साइन कर लिए थे, ताकि ये सब जो चल रहा है इसको ख़त्म करने के लिए दो देश जो है, दो कंट्री नेशन जो है, अपनी फ़ौज भेज के, ट्रूप्स भेज के इन सब की 12 बजा देवे। ये सब जो थर्ड स्टेट वाले हावी हो रहे हैं ना, इन सारे थर्ड स्टेट वालों का बैंड बजाना है। ऐसी बात करी लुइस 16 ने अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ में। पर ऐसा हुआ कि नेशनल असेंबली को अप्रैल 1792 में ये पता चल गया कि लुइस 16 जो है कम नहीं है, बदमाश है, ये हमारे पीछे पीछे चाल चल रहा है, बहुत गहरी चाल चल रहा है। तो उन्होंने भी अपना बड़ा पासा फेंका, उन्होंने भी अपना गेम चला। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, प्रशिया और ऑस्ट्रिया अपने ट्रूप्स भेजेंगे हमारे यहाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी ये मजाल, तो प्रशिया और ऑस्ट्रिया पे हम अपने ट्रूप्स भेजेंगे, हम उनको ऐसा मारेंगे कि वो भी सोचते रह जाएंगे कि वॉर कहाँ से करें और डैश कहाँ से करें। एनीवे, तो उन्होंने अपने ट्रूप्स भेज दिए प्रशिया और ऑस्ट्रिया में, उनके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। लुइस 16 तो हैरान हो गया, ये क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था, और इन्होंने तो वॉर डिक्लेयर कर दी, क्योंकि अब तो असेंबली का राज था ना। लुइस 16 की तो मोनार्की लिमिटेड थी, अब तो जो असेंबली चाहेगी वही होगा। और जो फ्रेंच आर्मी थी उसके लिए वहाँ पे एक फेमस पोइट था, उसने एक एंथम लिखा था, लाइक एंथम क्या गाना लिखा था, मार्शलॉइस नाम का एक सॉन्ग था, मार्शलॉइस। देखो, मैं एक चीज़ का कहना चाहूँगा, प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़ना। ये फ्रांस के वर्ड हैं, हम पिज़्ज़ा बोलते हैं, वो पिज़्ज़ा बोलते हैं, तो पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा और में हम पिसा हो जाते हैं, और हमको तो पिज़्ज़ा खाने से मतलब होता है, इसलिए पिज़्ज़ा खाओ और प्रोनाउंसिएशन को भूल जाओ। इसलिए मार्शलॉइस की स्पेलिंग याद रखो, उस गाने के टाइटल जो था उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, हमें वो गाना गाना नहीं है। हमारी फ़ौज के लिए तो हमारे गाने बहुत हैं, हिम्मत वतन की तुमसे है,
वतन के हम रखवाले, ऐसे गाने हमारे फ़ौज के लिए बहुत है। तो फ्रांस के आर्मी को अपने गाने गाने दीजिए। तो उस गाने का नाम था मार्शलेस और उसको कंपोज किया था फेमस पोइट थे। जैसे हमारे यहाँ पे देखिए बड़े बड़े पोइट रहे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है आप जनगण मन लिखा, अलामा इकबाल साहब ने सारे जहाँ से अच्छा लिखा, तो वहाँ भी उन्होंने एक ऐसा गाना लिखा था मार्शलेस का। और रॉजर डी लेस्ले नाम के जो पोइट थे उन्होंने जो गाना लिखा, तो वो गाना सारी आर्मी गा रही थी, हम गाना गाते 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 इनके ऊपर अटैक कर देंगे। अरे गाना गाएंगे तो अटैक कैसे करेंगे? और आज पहले ट्रेंड था गाना गाते हुए अटैक करते थे, तो अगलों को भी मज़ा आए, गोलियाँ वोलियाँ चल रहे थे साथ में, उनको गाना सुनने का भी मज़ा आए। तो गाना सुन के दोनों आर्मी इंजॉय करती थी, तो उन्होंने ऐसा गाना बनाया। द रेवोल्यूशनरी वॉर्स अगेन ब्रॉट लॉसेस। अब इतना बड़ी लड़ाई वड़ाई करोगे, दो देशों पर अपनी होशियारी दिखाने जाओगे, एकड़ी दिखाने जाओगे, तो नुकसान तो होगा ही होगा। तो फ्रांस को फिर नुकसान हुआ। फिर इकोनॉमिक अब हुआ क्या, पहले तो लुइस 16 टैक्स लेता था, अब तो ये असेंबली भी टैक्स देने लग गई। लुइस 16 का टैक्स खत्म कराया था, असेंबली का टैक्स चालू हो गया। पैसा तो चाहिए, पैसा तो लेना ही पड़ेगा। अब तो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज आ गई लोगों के सामने, क्योंकि वापस वॉर का पैसा लोगों से लिया जा रहा था। अब रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ आए, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि सारे लोग तो जो आदमी लोग थे उनको तो ले गए बॉर्डर पे, चलो भाई संदेश से आते हैं, तुम्हें बुलाते हैं, है ना, तो तुम तो चलो बॉर्डर पे, बॉर्डर मूवी चलाओ और वहाँ बॉर्डर पे चलो लड़ाई करो। तो सारे जो मैन थे और अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, है ना, मोर्चा ले रहे हैं दुश्मन से, है ना। और जो औरतें थी वो बेचारी रह गई सब घर के काम वाम करने, लाइवलीहुड के लिए, फैमिलीज़ का ध्यान रखने के लिए, वो सब काम औरतें कर रही है, क्योंकि ज़्यादा फौजियों की ज़रूरत थी। हर घर से लड़कों को पकड़ पकड़ के बॉर्डर पे ले गए। तो लार्ज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर, क्योंकि ऐसा उनको लगा, ज़्यादातर लोगों को, कि अभी रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी तक वो सब नहीं हुआ है जैसा हम चाहते थे, तो अभी तक रेवोल्यूशन शुरू हुई है, इसको आगे बढ़ाओ। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन। जैसा मैंने बताया, पहली चीज़, महिलाओं को, लेडीज़ को, फीमेल को कोई भी तरीके का राइट नहीं है उसके अंदर वोट डालने का। फ्री मैन की बात की गई है, फ्री वुमेन की बात नहीं की गई, यानी कि सारे राइट्स मैन को दिए गए। नंबर 2, जो आदमी 3 गुना वेजिस के बराबर टैक्स नहीं देता है तो उसको कोई वोट डालने का अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है। जैसे अंग्रेज़ लोग हमारे यहाँ नहीं कहते थे दुगुना लगान लगेगा, दुगुना लगान देना होगा, तो वैसे उनको भी कहते थे इतना वेजिस, तिगुना वेजिस देना पड़ेगा, तिगुना वेजिस दोगे तो तुमको वोट डालने का राइट मिलेगा। अब गरीब आदमी बेचारा एक दिन के वेजिस में से क्या खाएगा, क्या निचोड़ेगा, क्या सुखाएगा, वो टैक्स कहाँ से देगा? टैक्स करके उसको वोट देने के लिए टैक्स से वोट देगा ही नहीं, वो कहेगा पैसा मेरे काम आएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मालिक। तो इसलिए तो पॉलिटिकल क्लब्स, अब क्या पॉलिटिकल क्लब्स बने जहाँ पर लोग बैठ के, क्योंकि पहले टीवी भी नहीं थी तो लोग आपस में खूब घुलते मिलते थे, और तब तो कोरोना भी नहीं था, अब तो कोरोना आ गया तो और नहीं मिलेंगे। तो टीवी भी नहीं थी तो लोग घुलते मिलते थे, कॉफ़ी हाउसेज में इकट्ठे होते थे, गप्पे मारते थे, 4-4, 5-5 घंटे बातें करते थे। तो पॉलिटिकल क्लब्स became an important rallying point for people who wish to discuss government policies। वहाँ लोग इकट्ठा होकर डिस्कशन करते थे कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, गवर्नमेंट वैसा कर रही है। आजकल ये सारा काम हम लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, वहाँ पर करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, गवर्नमेंट वैसा कर रही है, बीजेपी, कांग्रेस, मोदी, राहुल गांधी, फलाना ढिकाना, ये सब चलता रहता है। तो वहाँ पे उस ज़माने में वो जो फेसबुक था उस ज़माने का, या उस ज़माने का जो ट्विटर था, वो पॉलिटिकल क्लब्स है जहाँ पे लोग फेस टू फेस ट्वीट करते थे, फेस टू फेस स्टेटस अपडेट करते थे, एक दूसरे को बोलकर फिर स्टेटस बताते थे आज, और अपनी फ़ोटोग्राफ दिखाने के लिए साथ में ले जाते थे, फेसबुक पर अपलोड नहीं करते थे। तो द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबिन्स। एक क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन्स, जो कि सेंट जैकब्स कॉन्वेंट का, सेंट जैकब याद रखिएगा, सेंट जैकब कॉन्वेंट के नाम पर, फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर इस क्लब का नाम रखा गया, जो कि पेरिस में सेंट जैकब कॉन्वेंट था उसके नाम पर। और उनकी लीडरशिप किसके हाथ में थी? एक बंदा था जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे जो था, रॉबेस्पियरे की स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे जो था, ही वॉज द लीडर ऑफ दैट जैकब्स क्लब। और जैकब क्लब के जो लोग थे वो जैकोबियन कहलाते थे। कौन से बियन? जैकोबियन, है ना। तो जिस तरीके से अपन लोग भी कहते हैं ना कि फलाना क्लब इसका IEN लिख दिया,
कि ये IN हो गए, यानी कि उस क्लब के ओर से हो गए। अब थोड़ी सी बात हम देखते हैं कि फ्रेंच रिपब्लिक में आगे क्या हुआ। 10 अगस्त 1792 को जैकोबियंस ने जो एक पैलेस था, उस पैलेस का जो नाम था ट्यूलरीज, उस ट्यूलरी, अब आप थोड़ा सा स्पेलिंग के चक्कर में कम पढ़िए, में ज़्यादा रहिएगा, प्रोनाउंसिएशन के नहीं, क्योंकि मैं फिर यही कह रहा हूँ, क्योंकि ट्यूलरी जो हम कहते हैं ट्यूलरी, तो इसमें एंड में ES लगता है, वो ES कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। इट वॉज TUILERIES। तो जो अगला जो पैलेस था किंग का, ट्यूलरी था, वहाँ पर घुस गए और मैसेकर्ड द किंग्स गार्ड, किंग के गार्ड्स जितने भी थे उनको मार दिया, सर कलम कर दिया, सर गर्दन को उड़ा दिया, जैसे कि बाहुबली के अंदर बाहुबली जो है वो दरबार के अंदर सिर उड़ा देता है और पता भी चलता, सिर तलवार सिर कट के नीचे गिर जाता है। तो उस तरीके से किंग के जो गार्ड्स थे उनको मैसेकर्ड कर दिया, उनको मार दिया गया। और किंग वहाँ छुप के बैठा हुआ था, उसको जाके पकड़ा और उसको हॉस्टेज बना दिया, उसको एक अपने बंदी बना दिया, एंड लेटर इम्प्रिजन्ड बाय असेंबली, और असेंबली से उसको इम्प्रिजन कर दिया, यानी कि इसको अपनी कस्टडी में ले लिया। इन द फॉलोइंग इलेक्शंस ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। अब देखो इससे क्या फ़र्क पड़ा, अगर आप 21 साल से ज़्यादा के हो, फिर आपकी वेल्थ कितनी भी है, कितना भी ज़्यादा पैसा है, कितना भी कम पैसा है, आपके पास 58 भी नहीं है, 54 भी नहीं है, तो भी आपको वोट डालने का राइट है ना। सब ऑल आर इक्वल। पर अभी भी मैन है ना, वो मैन पे अभी नहीं गए हम, अभी मैन को तो मिल ही गया। द जैकोबियंस अंडर रॉबेस्पियर वॉन इलेक्शन। अब जैकोबियंस जो थे वो इलेक्शन जीत गए। ऑन 21 सितंबर 1792 असेंबली अबॉलिश द मोनार्की। असेंबली ने मोनार्की को पूरा अबॉलिश कर दिया। अभी तक तो क्या था, लिमिटेड मोनार्की थी, राजा था, लिमिटेड राइट थे। अब तो राजा वाजा सब बाजा बजाओ, तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे, मेरा अंगने में तुम्हारा काम नहीं है, तो राजा यहाँ से जाओ। और डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक अंडर रॉबेस्पियर एंड रीनेम असेंबली एज कन्वेंशन। असेंबली का नाम कह दिया कि आज से असेंबली कन्वेंशन कहलाएगी। और रॉबेस्पियर के अंडर में लीडरशिप में फ्रांस एक रिपब्लिक हो गया। नाउ फ्रांस इज़ अ रिपब्लिक, देयर इज़ नो राजा, नो किंग, नो बाजा। तो ऑन 21 जनवरी 1793 लुइस 16 वॉज, बहुत ख़तरनाक बात बताने जा रहा हूँ, लुइस 16 का क्या, ही वॉज गुलोटाइन्ड। अब गुलोटाइन्ड क्या भला है, आप सोचोगे क्या नई और चीज़ आ गई। हम कहते हैं कि फांसी, तो वहाँ फांसी जो थी अलग तरीके की होती थी। फ्रांस में फांसी जो होती थी, जो डेथ पेनल्टी होती थी, वो गुलोटाइन्ड करके दी जाती थी। गुलोटाइन्ड यानी कि एक ऐसा बॉक्स होता था जिसमें उसकी गर्दन रखी जाती थी, ऊपर से बहुत बड़ा कटर लोहे का काटने वाला गिरता था और गर्दन कट जाती थी और सिर अलग हो जाता था। तो इस तरीके से वहाँ सज़ा दी जाती थी। लुइस 16 को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि उसने रानी का ख्याल रखा पर अपने लोगों का ख्याल नहीं रखा। रानी को तो रोज़ नई ड्रेसें लेके दी, लोगों को रानी में ब्रेड भी नहीं थी। तो ऐसे आदमी को लोगों को गुस्सा था कि इसको मार देना चाहिए। पब्लिकली, पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक चारों ओर इकट्ठी है, बीच रास्ते पे, वहाँ पर गुलेटाइन, वहाँ मशीन लगाकर उसका सिर काट दिया, गुलेटाइन कर दिया। एट द प्लेस डी ला कॉनकॉर्डे, है ना, वो एक जगह है उस जगह का प्लेस है जिसको नाम है डी ला कॉनकॉर्डे, ऑन द चार्ज ऑफ ट्रिजन के आरोप में उसको गुलेटाइन कर। अब आप ये बोलोगे ट्रिजन क्या चीज़ है। ट्रिजन यानी कि ऐसा होता है कि हमारा जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट हम कोई चीज़ करते हैं तो उसको ट्रिजन कहा जाता है। तो अब लुइस 16 ने क्या ट्रिजन किया, उसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या काम किया, यानी अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कैसे चैलेंज किया कि जब वो लुइस 16 कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर रहा था तो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन का राज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ही फ्रांस में सब कुछ हो गया। पर ऐसे टाइम में उसने दो दूसरे देशों के साथ में सीक्रेट नेगोशिएशन किया, अपने ही देश में, अपने ही कंट्री में दूसरे कंट्रीज़ की, दूसरे नेशंस की ट्रूप्स को इनवाइट किया। सो दिस वाज कॉल्ड द ट्रिजन। ये चार्ज लगाकर और इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, गब्बर सिंह की तरह डायलॉग मारा और उसको, उसका जो सिर था गुलेटाइन कर दिया लुइस 16 को, राजा को बिल्कुल सबके सामने गर्दन काट के मार दिया।
और उसके बाद जो क्वीन थी मैरी एंटोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। रानी से भी सब नाराज़ थे, रोज़ रोज़ नई नई ड्रेसें खरीदती थी, ऐसा होता है क्या कोई? तो उस रानी को भी उसी तरीके की बाद में सज़ा दे दी गई और उसको भी गुलेटाइन कर दिया गया। तो ये ख़तरनाक बातें फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुई, सुनकर बहुत डर लगता है, पर ऐसा उस टाइम में बहुत ज़्यादा होता था। और राजा और रानी वापस ऊपर जाकर मतलब इस दुनिया से चले गए और वापस अपनी नई दुनिया में जाके मिले। स्वर्ग में गए, नरक में गए, वो अपन को नहीं पता, वो तो भगवान जी का काम है। बट यहाँ से उन दोनों को डिपार्ट कर दिया गया।